Everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, कहते हैं कि असंभव तब तक असंभव लगता है जब तक कि उसे कर न दिखाया जाए। जी हाँ, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए आज मैं आपके बीच में लेकर आ गई हूँ 6 to 12 की एनसीईआरटी है, जो कि इसमें चैप्टर नंबर 7 प्राकृतिक आपदाएं के बारे में रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित पर विचार करें। वन की आग उत्पन्न होने का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर है डी 1 2 3 4। ज्वालामुखी, झूम कृषि, लुढ़कते हुए पत्थर, लहराते बांसों का घर्षण। वन की आग सदैव दो कारणों प्राकृतिक या मानव जनित में से किसी एक से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक आग सामान्य रूप से बिजली गिरने, ज्वालामुखी विस्फोट, चिंगारियां उत्पन्न करने वाले लुढ़कते हुए पत्थरों और वायु से लहराते बांसों के घर्षण से आरंभ होती है। झूम खेती वन की आग का एक मानव जनित कारण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में दावानल या जंगल की आग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, केवल तीसरा। एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में वे जंगलों में पुष्पण और अंकुर के प्रसार में मदद प्रदान करती हैं। हालांकि उत्तराखंड में 2012 और 2016 दोनों वर्षों में दावानल या जंगलों की आग में उछाल देखा गया। 12 राज्य ऐसे हैं जहां पिछले 5 साल में उत्तराखंड से अधिक दावानल के मामलों का दर्ज किया गया। उत्तर पूर्व, जहां स्थानांतरण कृषि आम प्रथा है, के बड़े हिस्से और उड़ीसा हर साल प्रभावित होते हैं। मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही होता है। पिछले 5 वर्षों में जिन राज्यों में दावानल की अधिकतम घटनाएं दर्ज की गई, उनमें उड़ीसा, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र शामिल है। पिछले 5 वर्षों में 2012 में दावानल की अधिकतम घटनाएं देखी गई। हालांकि 2016 में भी घटनाओं की संख्या लगभग उतनी है। आमतौर पर दावानल की घटना मार्च में सर्वाधिक होती है। पिछले 5 वर्षों में इस महीने में 46% से लेकर 66% तक दावानल की घटनाएं देखी गई। जंगल में आग लगना कभी कभी मात्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है और पुष्पन और अंकुर के प्रसार को बढ़ावा देने में मदद करती है। हिमाचल के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एसपी वासुदेव के अनुसार सतह तक सीमित आग द्वारा वनों के प्राकृतिक उत्थान में मदद मिल सकती है। मिट्टी का तापन लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु गतिविधि में परिणत हो सकता है और उन विघटित प्रक्रियाओं को गति बढ़ सकता है जो वनस्पतियों के लिए उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबकीय तूफानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, केवल पहला दूसरा। वे सौर ज्वालाओं के कारण पृथ्वी के चुंबक मंडल में अस्थायी अशांति के कारण उत्पन्न होते हैं। उनकी आवृत्ति सौरकलंक चक्र पर निर्भर है। तो इस प्रकार पहला दूसरा सही है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर सौरकलंक चक्र के कारण उत्पन्न सौर ज्वालाओं या चुंबकीय बादलों के प्रभाव के कारण चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक ग्रिडों, रडार, रेडियो और चुंबकीय कंपन के कार्यप्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आयन मंडल और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। चुंबकीय तूफानों के कारण ध्रुवीय ज्योति की घटना सामान्य अक्षांशों के स्थान पर निम्नतर अक्षांशों में स्थानांतरित हो गए। पेंडुलम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है।
जिस पर प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए उन्होंने उसकी कार्यप्रणाली को बाधित नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, केवल तीसरा। 2004 की सुनामी सुमात्रा तट से कुछ दूर समुद्र के नीचे आए भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। सुनामी समुद्र के नीचे भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्पन्न होती है। साथ ही साथ भूस्खलन के कारण समुद्रीय जल का विस्थापन, सागर में उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों का गिरना आदि इसकी उत्पत्ति के अन्य कारक हैं। कथन 2 गलत है। जैसे जैसे सुनामी लहरें तट के निकट पहुंचती है, जल की गहराई कम होती जाती है, लहरें धीमी हो जाती है, तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है और लहरों का आयाम या ऊंचाई अधिक बढ़ती जाती है। ये विनाशकारी वन बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है ए, इसमें पहला और दूसरा। इन लहरों को गति गहरे महासागरों की तुलना में उथले जल में अधिक होती है। उथले जल की तुलना में गहरे महासागर में इसकी तरंग दैर्ध्य लंबी और तरंग की ऊंचाई कम होती है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से समुद्र तल में अचानक हलचल उत्पन्न होती है, जिससे ऊंची ऊर्ध्वाधर लहरों के रूप में महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। इन्हें सुनामी, बंदरगाह या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। महासागर में लहर की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। यह गहरे महासागर की तुलना में उथले पानी में अधिक होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों में सुनामी का प्रभाव कम होता है और समुद्र तट के निकट अधिक होता है, जहाँ ये लहरें बड़ी पैमाने पर विनाश करती है। इसलिए गहरे समुद्र में जहाज सुनामी से अधिक प्रभावित नहीं होता है और समुद्र के गहरे भागों में सुनामी को ज्ञात करना कठिन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे जल में सुनामी की तरंग दैर्ध्य लंबी और ऊंचाई कम होती है। इस प्रकार सुनामी लहर से एक जहाज केवल 1 या 2 मीटर ऊपर उठता है और प्रत्येक बार उठने और नीचे आने में कई मिनट का समय लगता है। सुनामी स्थान या क्षेत्र विशिष्ट नहीं होती है, तो इसलिए कथन 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में बाढ़ के कारण है? तो इसका जो छठा आंसर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें पहला है कि चक्रवात, दूसरा है अवसाद का जमाव, तीसरा निर्वनीकरण। कह रहे भारत में बाढ़ के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है: भारी वर्षा, अवसाद का जमाव, निर्वनीकरण, चक्रवात, अपवाह प्रणाली के व्यवधान, नदी के मार्ग में परिवर्तन, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं कि बी, केवल दूसरा। प्रशांत अग्नि मेखला के निकट सुनामी प्राय देखे जाते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से समुद्र तल में अचानक गति होती है, जिससे उच्च ऊर्ध्वाधर लहरों के रूप में होने वाले महासागर के पानी के अचानक विस्थापन को सुनामी या हार्बर वेव्स या भूकंपी समुद्री लहरें कहा जाता है। तो महासागर में लहर की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। गहरे महासागर की तुलना में उथले जल में यह गति अधिक होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप महासागरों में सुनामी का प्रभाव कम और समुद्र तट और नज़दीक अधिक होती है, जहाँ वे बड़े पैमाने पर विनाश लीला करती है। इसलिए समुद्र में जहाज सुनामी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है और समुद्र के गहरे भागों में सुनामी का पता लगाना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे जल में सुनामी की लहरों की लंबाई बहुत अधिक और ऊंचाई सीमित होती है। इस प्रकार सुनामी लहर जहाज को केवल 1 या 2 मीटर ऊपर उठाती है और प्रत्येक उतार चढ़ाव में कई मिनट लगते हैं। इसके विपरीत जब सुनामी उथले पानी में प्रवेश करती है तो उसकी लहरों की लंबाई कम हो जाती है और अवधि अपरिवर्तित रहती है, जिससे लहर की ऊंचाई बढ़ जाती है। कभी कभी यह ऊंचाई 15 मीटर या उससे अधिक हो सकती है, जो तट के किनारे पर बड़े पैमाने पर विनाश करती है। इस प्रकार इन्हें उथला
उथले पानी की लहरें भी कहा जाता है। सुनामी प्रशांत अग्निमेखला विशेषकर अलास्का, जापान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य द्वीपों, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भारत आदि में प्रायः आती है। तो इसलिए एक सही नहीं है, दो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या डी पहला, दूसरा, तीसरा। आम्रवर्षा कर्नाटक, बारदोली चीरा असम, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। आम्रवर्षा कर्नाटक, बारदोली वर्षा जो है कि बारदोली चीरा असम और काल बैसाखी वर्षा पश्चिम बंगाल। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के दौरान मानसून पूर्व वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य परिघटना है। वे आमों को जल्दी पकने में सहायता करती हैं। असम में काल बैसाखी को बारदोली चीरा या बोडो चिल्ला के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद कह रहे कि काल बैसाखी बंगाल और असम में आने वाली तड़ित झंझा होते हैं। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी वर्षा चाय, जूट और धान की खेती के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 9 है सुनामी क्यों तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं, न कि गहरे समुद्र में मौजूद जहाज़ों का? तो इसका आंसर होगा सी। सुनामी जब तट के निकट पहुंचती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सूखे का कारण बन सकती हैं? तो इसका आंसर डी है पहला, दूसरा और तीसरा। अपर्याप्त वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण दर, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा सही है। सूखा शब्द ऐसे विस्तारित अवधि के लिए लागू किया जाता है जब अपर्याप्त वर्षा, वाष्पीकरण की अत्यधिक ऊंची दर और भूजल सहित जलाशयों और अन्य भंडारणों से पानी के अति उपयोग के कारण पानी की उपलब्धता में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से आप जो है कि अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है सूखे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? करें डी, न तो एक सही है न तो दो। व्याख्या देखते हैं। करें कृषि सूखा, इसे मिट्टी की नमी वाले सूखा के रूप में भी जाना जाता है। इसकी विशेषता मिट्टी की कम नमी होती है जो फसलों को सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक है। मौसम विज्ञान सूखा यह वह स्थिति है जब अपर्याप्त वर्षा की लंबी अवधि होती है, जिसकी विशेषता समय और स्थान के साथ वर्षा का को-वितरण है। जल वैज्ञानिक सूखा यह स्थिति तब पैदा होती है जब जलवायु स्तर झीलें, जलाशयों आदि जैसे विभिन्न भंडारों और जलाशयों में पानी की उपलब्धता का स्तर नीचे गिर जाता है, जिससे वर्षा भरपाई कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ का प्राकृतिक कारण है? तो इसका आंसर है ए, पहला और दूसरा। तूफान, महालहर और हिम का पिघलना। तीसरे कथन को छोड़कर दोनों प्राकृतिक कारण है। तूफानी लहर, तटीय क्षेत्र, काफ़ी लंबे समय अवधि तक अधिक तीव्रता वाली वर्षा, हिम वर्षा और बर्फ़ के गलने और मृदा अपरदन की उच्च दर के कारण पानी के अपरदन सामग्री की उपस्थिति पानी में अपरदित सामग्री की उपस्थिति के कारण भी बाढ़ आ सकती है। अंधाधुंध वनों की कटाई, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ और प्राकृतिक जल निकासी चैनलों के साथ गड़बड़ी और बाढ़ के मैदानों और नदी तट में बसावट मनुष्य के कारण आने वाली बाढ़ का कारण है। तो इस प्रकार से आप सभी जो है कि रिवीजन करते रहेंगे तो ये चैप्टर लर्न हो जाएगा। धन्यवाद।